आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन में जो कृषि पर अनुसंधान का विषमुक्त खेती का जो कार्य चल रहा है वो उसमें कार्य कर रहे हैं। और जो है हमारे शास्त्री जी डॉक्टर यशदेव जी जो ग्रामोद्योग और खेती के पूरे कार्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। वो अभी आपको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे कि जो यहाँ पर खेती का कार्य चल रहा हो विश्व मुक्त कृषि का, उसके बारे में। ओम। आज हमारी पूरी कृषि व्यवस्था एवं किसान कमल व्यू से में ग्रसित हैं और बहुत बुरी तरीके से वेदनाग्रस्त और आकुलहट से भरे हुए हैं। एक कमल व्यू चक्र व्यू से भी अधिक खतरनाक था और इसे आचार्य द्रोण ने उस समय रचा था जब अर्जुन जयद्रथ वध करने जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी की अनुकंपा से उन्होंने जयद्रथ वध कर लिया था, इसलिए चक्र व्यू अधिक फेमस हुआ कंपेयर देन कमल व्यू से। तो ये जो किसान हमारे हैं, ये हानिकारक जितने भी हमारे रासायनिक कीटनाशक हैं, इनमें बीज से लेकर फल के आने तक ये प्रभावी रहते हैं। इनके उचित निदान हेतु पतंजलि योगपीठ पूरी दृढ़ता एवं वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ पतंजलि गौशाला जो हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग है उसमें साइंटिफिक ट्रायल चल रही हैं और अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्च के जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही सुखद और बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। वो हम आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको फंगस से कवक होता है जो कि फसल की स्टार्टिंग में ही आता है। चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, मुख्यतः सब्जियों की जो खेती करते हैं उसमें एक कवक स्टार्टिंग से आ जाता है और इस कवक के लिए लोग रासायनिक जो जहर होता है बेबिस्टीन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उनका इस्तेमाल करते हैं। उसकी जगह हमने सिर्फ गौमूत्र, गोबर और साथ में राख और चूना, ये 4 चीजों का मिश्रण बना के इसको पूरी तरह कंट्रोल किया और साइंटिफिक डाटा हमारे पास इसका उपलब्ध है पूरी तरीके से। तो इसमें सबसे पहले 5 लीटर हमने गौमूत्र लिया और 5 किलो गोबर लिया। तो 5 लीटर गौमूत्र में 5 किलो गोबर को अच्छी तरीके से घोला पूरी तरीके से। जब ये पूरी तरीके से घुल जाता है तो इसको एक टब में भर देते हैं और बंद करके रख देते हैं। इसके 4 दिन पश्चात, लगभग 4 से 8 दिन का भी पीरियड हो सकता है, 4 दिन पश्चात इसको निकालते हैं और इसमें 500 ग्राम नीम के पत्ते की राख, जो नीम का पत्ता होता है उसकी राख, और 150 ग्राम चूना, ये दोनों चीजें इसमें मिला देते हैं। और जब ये मिलके तैयार हो जाता है तो इसको जो है 100 लीटर पानी में मिला लेते हैं इसको, और 1 एकड़ जो आपकी फसल है उसमें इसका स्प्रे करते हैं। ये आगे एक कमला रोग और ये बीटल एक कीट आते हैं, इनके लिए एक दूसरा हमारा कीटनाशक तैयार किया है हम लोगों ने। इसमें जो है ये बीटल आप देख रहे हैं, ये जो है पत्ते पर एक कमला आता है और रात भर में इसका पूरा पत्ते को खा लेता है। इसका जितना क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल को जो है खत्म कर देता है। उससे पत्ता पूरी तरीके से जाली जैसा दिखने लगता है और उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। इसके निदान करने हेतु छाछ, जो महाराज जी ने अभी बताया, इस छाछ को हम तांबे के पात्र में ले लेते हैं। 10 लीटर छाछ को एक तांबे का पात्र लेते हैं, उसमें बंद करके रख देते हैं और लगभग जो है 8 दिन पश्चात इस छाछ को निकालकर 100 लीटर पानी मिलाते हैं। उसमें डालने से ये पूरा आपका कमला रोग, साथ में आपका जो ये फल जो खाने वाला जो डिफोलिएटर होता है, लीफ डिफोलिएटर, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। आगे एक गन्ने में जो रोग लगता है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी होती है टर्माइट दीमक की, और इससे पूरा गन्ने की फसल इससे बर्बाद हो जाती है। तो ये टर्माइट के लिए, और ये स्टेम बोरर होता है, ये तने में लगता है और तने को पूरी तरीके से खा लेता है, पूरा सूख जाता है पौधा, बहुत इससे हानि हो जाती है फसलों में। इसके लिए हमने एक विशेष प्रकार का कीटनाशक तैयार किया है जैविक। इसमें केवल गोबर गौमूत्र के साथ हींग मिला देते हैं और ये हींग जो है 200 ग्राम हींग ले लेते हैं। बाकी चीजें जो रखते हैं उसी प्रकार इसमें गौमूत्र का परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। उसमें गोबर 5 केजी था, इसमें गौमूत्र 7 लीटर कर लेते हैं, उसमें 5 लीटर था, और इसको उसी तरीके से विधिवत तैयार कर लेते हैं और इसको जो है लगभग 100 लीटर पानी में लेकर इसका स्प्रे करते हैं। तो गन्ने का जो आपका स्टेम बोरर है और टर्माइट है, उससे पूरी तरीके से निजात मिली हुई है। ये पूरे हम लोगों के डाटा है साइंटिफिक। होता क्या कि बनाने के लिए पहले गाय का गोबर और गौमूत्र 2 निश्चित मात्रा में ले लेते हैं। तो इनको पहले गोबर को अच्छी तरीके से, लेकिन ये गोबर गाय का देसी होना चाहिए,
इसमें कोई भी आपकी वैसी गाय नहीं चलेगी विदेशी वाली। गौमूत्र भी बिल्कुल देसी गाय साहिवाल का हम लोग लिए थे और उससे किया हुआ है। तो इसका 5 किलो गोबर में 7 लीटर गौमूत्र और 5 लीटर ये पानी ले लेते हैं और इसमें जो है हम 4 दिन तक उसे यूं ही रख देते हैं। फिर 4 दिन के बाद उसको निकालते हैं। तो 4 दिन बाद 200 ग्राम हींग और 150 ग्राम चूना इसमें मिलाते हैं और फिर इसको रख देते हैं। फिर 8 दिन पश्चात इसको हम स्प्रे करते हैं। जो फंगस होता है, कठिन से कठिन फंगस जो आपका ये बेबिस्टीन करती है, आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करता है, उसके कंपेयर में ये 15 दिन में केवल एक बार करने से पूरी तरीके से इसमें हमें फसल को सुरक्षा मिली, पूरी से 100%। इसके बाद ये आप फल भेदक कीड़े हैं जो फलों में लगते हैं, ये फल को जो है पूरा रस चूस लेते हैं और फलों में काले धब्बे आ जाते हैं। ये टमाटर में और बैंगन में जो हम लोगों ने लगाए थे तो उसमें पूरी तरह इसको कंट्रोल किया। इसके लिए एक हमने अपना कीटनाशक तैयार किया। इसमें जो आपके हर्ष होते हैं आसपास खेत के चारों तरफ, तो वो ले लेते हैं 4-4 केजी। जैसे आपका नीम का पत्ता है और आपके जो आँख होता है उसको ले लिया। इसके ये फली भेदक कीड़ा है, ये फल भेदक और फली भेदक, ये फली को छेदता है। ये आपकी फ्रांसबीन की फली है, उसमें लगा हुआ था और आगे भिंडी थी, भिंडी में भी फली भेदक कीड़ा लगा हुआ था। तो इसको जो है हमने एक अपना जो कीटनाशक बनाया था उसको हमने भांग के पत्ते थे, उसमें नीम का पत्ता था और उसको गौमूत्र और इनमें जो है मैंने तैयार किया था। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका खीरा है। ये खीरा जब उसको तोड़ा तो इसमें ये इस तरीके के वो करैक्टर नजर आए। तो ये भिंडी का आपका फली भेदक, जो भिंडी लगी हुई थी, ये बहुत सूढ़ी टाइप का कीड़ा होता है, उसको फल को लेकर पूरी तरीके से सड़ा देता है फल को। इसमें हमने ये नीम के पत्ते 4 केजी, आक के 4 केजी, आड़ू इसमें 2 पत्ते और लिए थे, आड़ू जो होता है उसको, प्लस आपके जो है हरी मिर्च 4 केजी और लहसुन इसमें 2 केजी। पहले ये आक के पत्ते और नीम के पत्ते इनको अलग अलग मिश्रण में कूटते हैं और नीम और लहसुन इन दोनों पत्तों को इकट्ठा कूटते हैं। इससे क्या है कि मिर्च और जो है लहसुन के जो पत्ते जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं दोनों, और उनसे जो है एक विशेष प्रकार का जो है प्रभाव दिखाई देता है। तो इसको 20 लीटर पानी में डालकर और 20 लीटर गौमूत्र में मिलाते हैं और 15 दिन छोड़ देते हैं। 15 दिन बाद इसको हम स्प्रे करते हैं। तो इस सारी जितनी डिजीज थी इन पर पूरी तरह 100% कंट्रोल पाया इसमें। नेक्स्ट, अब आप इसको बनाने की विधि जो मैंने आपको बताई वही आपको दिखाई दे रही है। ये आपको जो अलग अलग कूटा इसको पत्तों को, इनको लेके फिर इसको छान लेते हैं, बारीक कपड़े से छान कर इसका स्प्रे कर देते हैं। ओम जी, इसमें एक बार आपको फिर बता दूं कि इसमें नीम पत्ते, आक पत्ते एवं आड़ू पत्ते, इनको अलग अलग लेते हैं, अलग अलग कूटते हैं और इनको एक टब में डाल लेते हैं। लेकिन लहसुन और हरी मिर्च इन दोनों को एक साथ इमाम दस्ता या लोहे का जो पात्र होता है उसमें मिला के दोनों को कूटते हैं और दोनों को मिला के फिर एक साथ इसमें डाल देते हैं। इसमें 20 लीटर मूत्र और 20 लीटर आपका पानी मिला देते हैं और ढक देते हैं 15 दिन। 15 दिन पश्चात जब इसका स्प्रे करते हैं तो जो आपका लिक्विड है उसका 1 लीटर और 10 लीटर पानी इस तरह मिला के ये फसलों पर हम स्प्रे करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो एक रोग आ जाता है अगेती पिछेती, ये झुलसा रोग होता है, बहुत खतरनाक रोग होता है ये, और फल भी काले पड़ जाते हैं, उसमें भी इसको हम लोगों ने कंट्रोल किया है पूरा। ये जो आपको डाटा जो चीज बता रहे हैं बिल्कुल वैज्ञानिक कसौटी पे कसी हुई बता रहे हैं, इसमें कोई वैसे वो नहीं है। इसी तरह हमने नेक्स्ट एक कीटनाशक बनाया, दिव्य कीटनाशक, वो 14 प्रकार के उसमें हर्ष लिए थे हमने। ये जैसे आपका बीटल आता है, ये बहुत टमाटर पे और बैंगन पे बहुत पाया जाता है, ये पूरे फल को छेदता है, पत्ती पे आता है, पत्ती से फल पे प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा और भी जो ये कीड़े आते हैं आपके, जैसे जो बिल्कुल स्टेम में प्रवेश कर जाते हैं, स्टेम बोरर में ये एफिड होते हैं, तो इनके लिए एक विशेष कीटनाशक तैयार किया था हमने। उसमें 4 किलो हम 14 प्रकार के हर्ष लेते हैं और उन हर्ष को लेके अपना कीटनाशक तैयार करते हैं। ये आपका दिव्य कीटनाशक इसको नाम दिया था। इसमें क्या है कि 30 किलो गोबर लेते हैं और इसमें 50 लीटर गौमूत्र लेते हैं। इसमें आपका करंज के पत्ते बहुत मिलते हैं, करंज 4 केजी, आपका आक होता है वो 4 केजी, इमली, लेंटाना, भांग, अपामार्ग, अरंड, ये सारे पत्ते 14 प्रकार के ले लेते हैं। इनको सब पत्तों को कुछ भी नहीं करते हैं, थोड़ा कूट के पूरा सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, एक ड्रम में रख लेते हैं, टप में, और लगभग जब ये पूरी तरह सड़ जाता है, धतूरा वगैरह भी होता है इसमें, तो ये जब सड़ जाता है पूरी तरह से 20 से 25 दिनों पश्चात, तब इसको निकालते हैं और इसको जो है
1 लीटर आपका ये और 9 लीटर पानी मिलाकर इसको हम स्प्रे करते हैं, तो फसलों में जो एफिड है, ये पत्ती खाने वाले जो रोग हैं, उन पर भी पूरी तरीके से कवेटो कैटरपिलर होता है, ये बैंगन टमाटर में चित्ती रोग लग जाता है, उसमें पूरी तरीके से इसको निजात मिला। बल्कि यहाँ तक कि मक्के में जो आपका ये टिड्डी रोग लग जाता है, वो बिना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के जाता नहीं है, लोग साइंटिस्ट बताते, लेकिन हमने अपना ये स्प्रे किया तो उससे पूरी तरीके से मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग गौशाला में जो साइंटिफिक ट्रायल हुई, उसके ये रिजल्ट्स परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये एक बीज उपचार का हम लोगों ने बनाया कि जब बीज उपचार करते हैं, किसी बीज को बुवाई करते हैं, तो उसके लिए जैसे लोग बेबिस्टीन में ट्रीटमेंट करते हैं, और तो उसकी बजाय हम लोगों ने ये गौमूत्र रखा है आपका, और इसमें गोबर रखा है, और 20 लीटर पानी लिया। कोई भी फल बीज जैसे आपका गेहूं का हो चाहे धान का, जितना हमारा ट्रायल लग रहा है वो सारा हमने इसी से ट्रीटमेंट किया हुआ, ऑर्गेनिकली किया है, तो कोई भी प्रकार का आपका टर्माइट या फंगस उसमें पहले से नहीं आता। तो ये बीज ट्रीटमेंट का एक पूरा तैयार किया हुआ है। तो बीज को खेत में बोने से पहले इसमें बताओ ना कैसे करते हो उसको, कितनी देर भिगोते हो? इसमें लगभग जो है 15 से 20 मिनट भिगोते हैं। करते क्या है कि ये पूरा आपका बीज ये बना लेते हैं, तो इसको एक पात्र में ले लेते हैं, और इसमें अगर आपका 2 किलो बीज है आपका गेहूं का या धान का है, तो उसके लिए इसमें 3 लीटर पानी लेते हैं। सब्जियों का है, अगर आपका छोटे बीज होते हैं तो उनके लिए 150 ग्राम 200 ग्राम मिलीलीटर तक पानी लेते हैं। उसमें 15 मिनट तक इसे भिगाते रहते हैं, और 15 मिनट तक जब भिगा देते हैं तो इसको निकाल लेते हैं, और आपका जूट की जो बोरी होती है, जूट वगैरह की, उसमें रख देते हैं, और उसमें 2 मिनट 3 मिनट रखते हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3 मिनट से उसमें जब पानी जो मॉइस्चर है उसका वो उसमें निकल जाए जूट की बोरी में, उसके बाद इसकी हम सीड सोइंग कर देते हैं। इस तरीके का ये हमारा उसका सीड सोइंग का क्या। इसलिए जो हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग गौशाला में जो कार्य हो रहा है, वो पूरी तरीके से जो हानिकारक रासायनिक कीटनाशक हैं उनका एक सब्स्टिट्यूट, एक जो है विकल्प सरकार उसको मिले, जनता को, हमारे देशवासी किसानों को, उसके लिए लगातार एक कार्य चल रहा है। थैंक यू। ये इनको भाषण देना नहीं आता, इनको खेत में काम करना आता है। तो थोड़ा घबरा रहा था कि मैं तो बोल ही नहीं पाया। अच्छा बोला, उसके लिए ताली बजा दीजिए, वो भी दूसरी बार और अच्छा बोलने की हिम्मत आ जाएगी। अच्छा बोला है राजेश। और बीज का मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि आप शहर वालों को भी नहीं पता बीज का संस्कार क्या करते हैं। अब तुम्हें आदमी का ही संस्कार नहीं पता, बीज का कहां से पता लगेगा? तो मैंने आदमी के भी संस्कार बताए थे आपको, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, और अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। ये जो जैसे आदमी के संस्कार होते हैं, ऐसे बीजों के भी संस्कार किए जाते हैं कि बीज उससे जो है उससे ज्यादा अंकुरण होता है। उसमें बीज उसको कीड़े नहीं खाए, जमीन में डालने के बाद क्या होता है, चींटियां और दूसरे जीव उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर उसमें अंकुरण की क्षमता, उसमें जर्मिनेशन कितना हो रहा है। अब 100 बीज डाले और उसमें से 50 तो फूटे ही नहीं, अंकुर ही नहीं फूटा, तो इसमें जर्मिनेशन कितना रहता है? लगभग अपना 90% जर्मिनेशन रहता है, जो देवेंद्र जी काफी अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये इस तरह से बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि करीब 1 साल में इतना बड़ा मॉडल बन जाए कि पूरे देश के किसान यहां आकर के सीख सकें कि कम लागत में ज्यादा उपज कैसे पैदा की जा सकती है, इंसान भी स्वस्थ रहे और किसान खुशहाल रहे। ये देखो, 2 लॉजिक एक साथ। हमारे यहां पर कई दिन की वर्कशॉप चली हैं, पूरे देश भर के जो विश्व मुक्त खेती के ऊपर, कुदरती खेती के ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट और किसान दोनों को बुलाया, हमने चर्चा की। तो एक बात के ऊपर करीब 2 दिन तक बहस चलती रही कि भाई एक आजकल अंग्रेजी में बहुत वो शब्द बोला जाता है, वैसे वो अच्छा शब्द नहीं है, बहुत उसको लाइक नहीं करते हैं जो कुदरती खेती वाले हैं, ऑर्गेनिक फूड।
तो बोले ऑर्गेनिक फूड के नाम से लोग खरीदें, ज्यादा कीमत दें, और उसकी व्यवस्था कैसे हो, ये हो। मैंने कहा देखो भाई, ये सब झंझट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम ऐसा करें कुछ कि किसान जो आज पैदावार कर रहा है, मान लीजिए आज 1 एकड़ में उसकी 10,000 रुपए की लागत है, तो 10,000 की लागत से हम उसकी लागत 1,000 कर दें तो 9,000 तो उसके ऐसे बच जाएंगे। जो 10,000 रुपए का वो यूरिया, डीएपी और तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स उसमें डाल रहा था, कीटनाशक डाल रहा था, रासायनिक खाद डाल रहा था, तो 10,000 के बजाय अब 10,000 में कितना लगता है साहब? आजकल वो डीएपी का कट्टा ही आने लग गया 1,000 रुपए का, तो ये 500 रुपए के आसपास का यूरिया का आने लग गया। और वो ऐसे जो है सभी फसलों में ऐसे दबा करके डालते हैं, एक्सेस भी डालते हैं, और फिर ऊपर से ये कीटनाशक, ये इतने महंगे महंगे आते हैं। और वो तो जो है जबरेलिक एसिड, तो एक जो अच्छे फसलों को अच्छा लुक देने के लिए 1 ग्राम, वो तो कितना 30-40 हजार रुपए का मैंने अभी पीछे मंगवाया सैंपल के लिए, तो 1 ग्राम जो है वो पता नहीं 60, वो तो 60,000 के हिसाब से 6,000 रुपए, तो 1 ग्राम 60 रुपए का आया। 1 ग्राम का पैकिंग आता है 60 रुपए का। तो ऐसे ऐसे वो गोबर से बन जाता है, कंडे से जो होता है। तो ऐसी सारी चीजें, या अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या होता है, इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। इतना जैसे खाद है, तो खाद कितने तरह का खाद बना सकते हैं आप? एक तो जैसे वो गड्ढे में डाल करके खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, कि वो गल गया, सड़ गया खाद, उसके बाद उसको डाल दिया। फिर जैसे मैंने अभी आपको नुस्खा बताया कि खाद ऐसे भी बना सकते हैं, इसके और क्या क्या तरीके हो सकते। कीटनाशक एक ही तरीके का नहीं, कई तरह के कीटनाशक कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। उसमें फिर सबसे ज्यादा सस्ता, सबसे ज्यादा प्रभावी, फिर अलग अलग सारे कीड़े एक तरह से नहीं मरते। जैसे अलग अलग बीमारियों के जो है, जो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस होते हैं ना, वो एक तरह के उससे नहीं मरते। तो ऐसे इन कीड़ों की भी अलग अलग प्रकृति है। कुछ तो खा करके मस्त हो जाएंगे, जैसे भी देवेंद्र जी बता रहे थे, आजकल तो ऐसे ऐसे कीटनाशक हो गए उनमें उसको इतना रेजिस्टेंस आ गया उसके अंदर, वो कीड़े के अंदर भी दवाई डालते हैं। हाँ, दवाई के अंदर कीड़ा डालते हैं तो वो भी नहीं मरता। अब बताओ क्या कर लोगे? उल्ट मामला ऐसा गड़बड़ हो गया है। तो अब इसके ऊपर ये कार्य शुरू किया है इस दिशा में, और खेती के ऊपर बहुत जरूरत है। इससे 2 काम होंगे, एक तो खेत बचेगा, इंसान बचेगा, किसान बचेगा, और इससे ये पशुधन बचेगा हमारा। एक गाय, भैंस, बैल जो दूध देता है वो तो अतिरिक्त उस का लाभ है। कोई भी पशु, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कुछ जो है, अब एक गाय चाहे वो 2 महीने दूध देती है, 4 महीने दूध देती है, नहीं देती है, लेकिन गाय जो है वो गोबर और जो मूत्र देती है, उसी की 1 साल भर में करीब 10 जो है उसका कीमत निकालना पड़ेगा, शायद 10, 20, 25 या 50,000, कुछ इसका एक पूरा रेशियो निकालेंगे हम। यदि उस गाय से किसान को 25,000 या 50,000 साल में खाली उसके गोबर और गोमूत्र से ही मिल जाएगा, तो वो गाय को कत्लखाने में काटने के लिए नहीं भेजेगा। तो ये जो गोरक्षा का जो अभियान है ना, गौशालाओं से गोरक्षा नहीं होगी। ठीक है, जब तक वो व्यवस्था हम इस चीज को, सिस्टम को स्टैब्लिश नहीं कर पाते, तब तक वो जो है ठीक है। गौशालाएं वो आपातकालीन व्यवस्था हो सकती है, लेकिन गाय तो तभी बचेगी जब किसान उसको पालेगा। और किसान कब पालेगा? जब वो इकोनॉमिकली वाइबल होगी गाय उसके लिए। और गाय क्यों, बैल भी, ये मूत्र बराबर असर करता है, गाय का हो या बैल का हो। और गोबर, तो वो उस तरह की चीजों के ऊपर पूरा ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान का काम चल रहा है। अभी अपने कितने मॉडल करीब बनाए गए हैं? अभी 5 तरह के खेती के मॉडलों के ऊपर काम चल रहा है। और इसमें जो है हमारे
भाई हमारे सेवाव्रती भाई गौरी शंकर जी, जो बच्चा पढ़ के तो आया है मॉडर्न एजुकेशन से। क्या नाम, इधर है बेटा, क्या पढ़ाई की है तुमने? एमसीए किया है। बोले मुझे खेती के ऊपर ही काम करना है किसानों के लिए काम करना है। और भाई विजय जो खेती में काम कर रहे हैं, हमारे दोनों ही भाइयों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि हम खेती में ही सेवा करना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। तो भाई विजय को और भाई गौरी शंकर जी को, और क्या नाम बेटा तुम्हारा? विजय। ये वहां जो किसान भी अब जो काम कर रहे हैं ना, वो भी बड़े खुश हैं कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि अब जैसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति की आवश्यकता है, वहां पर सबसे पहले कृषि क्रांति की आवश्यकता, आहार क्रांति की आवश्यकता है, और इसका बड़ा असर होगा। तो आज जो है जितने भी प्रश्न हैं समाज के, तो वो उनमें से बहुत प्रश्नों का, एक तो बीमारियों का तो बहुत बड़ा प्रश्न है ही, ये जीव रक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा जैन धर्म है चाहे हिंदू धर्म है, हम तो गाय को मां का रूप मानते हैं, और जैन धर्म में सभी प्राणियों के प्रति दया की बात होती है। लेकिन गौशालाओं में तो 99% गायों की हालत आपने देखी होगी, वो खाली जो है सेवा के योग्य बच जाती है बस, और उनकी हालात, वो उनके गाय के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ये काम करना पड़ेगा खेती वाला। और ये खाली केवल हिंदू की बात नहीं, जो है अनाज तो मुसलमान भी खाता है, लेकिन वो यदि फर्टिलाइज पेस्टिसाइड वाला खाएगा तो उसको भी कैंसर होगा। तो हमें हिंदू को भी बचाना है, मुसलमान को भी बचाना है, सिख ईसाई को भी बचाना है, पूरे हिंदुस्तान को बचाना है, तो पहले खेत को बचाना पड़ेगा, पशुओं को बचाना पड़ेगा। खाली इसमें गाय की बात नहीं है, अरे हम जैसे हम जिंदा हैं ऐसे सारे पशु भी जिंदा रहे तो कितना अच्छा है, जीव जंतु भी जिंदा रहे। खेत में जो पेड़, ये तो बड़ा विषय इसमें लिखा है हमने पूरा इसके ऊपर। खेत में जो एक पेड़ होता है उसकी क्या कीमत है, उसकी जो पत्ता गिरता है वो एक नोट की तरह है, ऐसा हमारे जो कुदरती खेती करने वाले बोलते हैं। उसके ऊपर जो पंछी आते हैं वो बैठ करके जो विष्ठा करते हैं, वो खेत से जो है कीटनाशकों को चुन चुन करके खाते हैं। अब कितने, तो आप पहले देखो, मुझे तो कितने साल हो गए, मैं बच्चा था, बहुत छोटा बालक था, तब मैंने ये जो है आवाज सुनी थी छोटी वाली चिड़ियाओं की। फिर मैं छोटी वाली चिड़ी चिड़ा अब है, मुझे तो कितने साल हो गए, 30-40 साल हो गए, वो आवाज ही नहीं सुनी चिड़ा चिड़ी की। फिर मैं अफ्रीका गया तो वहां जो है वो अंग्रेज लोग दूरबीन लगा के देख रहे, तो मैंने कहा क्या देख रहे हो? बोले चिड़ा चिड़ी देख रहे हैं ये। अरे मैंने, हमने कहा भाई हम तो पहले देखा करते तो मुझे नहीं पता, अभी यहां भी मर रहे हैं, बहुत कम बचे होंगे, बहुत कम बच गए। क्यों? ये सारा भाई वो तो छोटे जीव है ना, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो खा खा करके मर गए सभी। गिद्ध तो पूरे ही खत्म हो गए, ये तो शायद हिंदुस्तान में प्रजाति खत्म हो गई, गिद्ध पूरे खत्म हो गए, मोर पूरे खत्म हो गए, और वो मोड्डी हुआ करती थी, मोड्डी है बहुत कम रहेगी। पहले पता नहीं क्या अलग ही कुकड़ू को कुछ अलग तरह की आवाज करती थी, हैं? बटेर बोलते आप? हमारे उधर गांव में मोड्डी बोला करते थे, हमने तो देखी ही नहीं। बटेर ऐसे इतनी मोटी, एक छोटी तो चिड़ा होते थे, वो थोड़ी मोटी वाली होती है, हैं? कबूतर से छोटी होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो पूरी ये जो बायोडायवर्सिटी है, डिफरेंट प्रकार की हमारे यहां पर, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के जीव, वो सब खत्म ही होते जा रहे हैं इस प्रकृति में। वो सब चीजें हमें देखने को ही नहीं मिल रही। तो और एक और साथ में काम चल रहा है, बीज वाला, देसी बीजों की रक्षा, सीड, जो देसी सीड्स हैं, वो भी बड़ा काम है। तो
100 से ज्यादा अभी अपने पास में हैं और उसके ऊपर आगे फ्यूचर में बड़ा कार्य करने का विचार है। तो ये खेती वाला काम किसानों की दृष्टि से, और आज शास्त्री जी बोल रहे थे, बोले आदमी की तो बहुत बना दी दवाई, कुछ पशुओं की भी तो दवाई बनाओ स्वामी जी, किसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो है इस साल कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से आदमी के लिए हमने 400-500 दवाइयां बनाई हैं, ऐसे पशुओं के लिए कम से कम 4-5 से तो शुरुआत कर दे। पशुओं के डाइजेशन के लिए, पशुओं के जो है खुर पक जाते हैं, खुर पका, मुंह पक जाता है, और जो है उनको कंधे पक जाते हैं पशुओं के, ये जैसे कीड़े पड़ जाते हैं पशु। अब जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, अभी जैसे आड़ू की बात आ रही थी, आड़ू के पत्तों के रस तो मैं कई बार बताता हूं, तो किसान लोग प्रयोग कर लेते, लेकिन आड़ू के पत्ते सब जगह तो नहीं होते। हमने तो बचपन में आड़ू का पेड़ ही नहीं देखा था, इसलिए हमारे यहां तो आदमी कोई बोले बड़ा आड़ू है तो हमें तो पता ही नहीं होता था, हम तो सोचते थे आदमी आड़ू होता है जो उल्टे उल्टे काम करे उसको आड़ू बोल देते थे। तो तो जो है आड़ू के पत्तों में इतना प्रभाव होता है, उसको ऐसे रस डालते कीड़े मर जाते हैं। तो ये जो कीटनाशक में डाला ना, बड़ा जबरदस्त चीज है, इधर बहुत होता है। तो खैर ऐसे बहुत से प्रयोग हैं। प्रशिक्षण के लिए एक कब तक योग्य हो जाएगा, तो करीब 6 महीने और लगेंगे। हमने बोला था कि जून महीने तक एक रिजल्ट आ जाएगा देश के सामने, और जून महीने के अंत तक आपको एक सुखद परिणाम देशवासियों को इस कुदरती खेती का, विषमुक्त खेती का दे दिया है। फर्स्ट रिजल्ट आ गया है। 6 महीने और लगेंगे, और इसमें दोनों एक साथ, एक तो ग्रामोद्योग का काम और एक ही खेती का काम, क्योंकि उद्योग में तो थोड़े लोगों को लाभ होता है, खेती के काम से 70-80 करोड़ हिंदुस्तान के सभी किसानों को फायदा होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भाई देवेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में यह जो कार्य होगा, इससे हिंदुस्तान में एक नई कृषि क्रांति आएगी और एक स्वस्थ इंसान, खुशहाल किसान और एक महान भारत का सपना पूरा हो पाएगा। भाई देवेंद्र जी को, इनके साथ में कार्य कर रहे सभी हमारे किसानों को, बहुत से किसान हैं जो अपने जो वर्षों के जो उनके अनुभव हैं वो जो बांट रहे हैं सबके बीच में, और सब का नेतृत्व कर रहे भाई देवेंद्र जी के साथ साथ हमारे पूरा ग्रामोद्योग और सारे खेती का जो कार्य है उसका नेतृत्व कर रहे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।